हेलो स्टूडेंट्स, हम सदिश के प्रकार कर रहे थे और सदिश के प्रकार में हमने 5 टाइप ऑफ वेक्टर्स हमने कर लिए थे। समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश और इसके अलावा फिर हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर और एकांक सदिश और शून्य सदिश। ये 5 टाइप ऑफ द वेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में देखो कुछ बेसिक टाइप और इन्होंने दे रखे हैं। जो जितने भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम टाइप ना कहकर हम ये कहेंगे कि जो उनकी डायरेक्शन के बेसिस पे जो वेक्टर है, जो सदिश राशियां हैं, उनमें डायरेक्शन किस ओर होगी उसके बेसिस पे उन्होंने एक तो ध्रुवीय सदिश को परिभाषित किया। ऐसे ही उन्होंने एक अक्षीय सदिश को भी परिभाषित किया और एक नया आपके सामने नाम रखा जिसको इन्होंने प्रदिश कहा या टेंसर क्वांटिटीज कहेंगे हम लोग। तो ये उस वेक्टर में डायरेक्शन है, पर डायरेक्शन किस ओर होगी, ध्रुव की डायरेक्शन में होगी या अक्ष के अकॉर्डिंग होगी, उसके बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया है। कुछ वेक्टर्स होते हैं ध्रुवीय वेक्टर्स के रूप में होंगे, कुछ वेक्टर अपने अक्षीय वेक्टर के रूप में होंगे और कुछ वेक्टर क्या होंगे, टेंसर क्वांटिटी या प्रदिश क्वांटिटी में जाएंगे। तो हम इनको वन बाय वन देख रहे हैं कि सर सबसे पहले नंबर 1 कौन सर, ध्रुवीय सदिश किसको बोला गया, हम कौन से वेक्टर्स को हम ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वेक्टर में डायरेक्शन होती है, वेक्टर में दिशा होती है, तो दिशा किस ओर होगी, ध्रुव के डायरेक्शन में है या अक्ष की डायरेक्शन में है, उसके अकॉर्डिंग हमने ध्रुवीय वेक्टर और अक्षीय वेक्टर हमने डिफाइन किए हैं। तो सर ध्रुवीय वेक्टर किसे कहेंगे आप, जो ध्रुवीय सदिश है सर इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमें वेक्टर में देखना है कि सर ऐसी सदिश राशियां जिनकी दिशा किस ओर होनी चाहिए, सर वस्तु या व्यक्ति की गति की डायरेक्शन में। कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है सर, वो गतिशील कर रहा है, गतिशील अवस्था में है, क्या है सर, गतिशील अवस्था में है। तो ऐसी सदिश राशियां जिनकी डायरेक्शन, ऐसी सदिश राशियां जिनकी दिशा किस ओर हो, सर गति की दिशा में हो। वस्तु अगर माना पॉजिटिव डायरेक्शन में गतिशील है, तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय सदिश कहलाएंगे। अर्थात ऐसे सदिश जो कि गति की दिशा, जिनकी दिशा गति की दिशा में होती है, ऐसे सदिश जिनकी दिशा वस्तु या व्यक्ति की गति की दिशा में होती है, सर क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। यहां इसका ओ क्या है सर, प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं जहां से गति की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु से शुरू होगी और अंतिम बिंदु तक जाएगी। तो यहाँ जो डायरेक्शन है, दिशा है सदिश की, सर वो गति की दिशा में होती है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा वस्तु या व्यक्ति की गति की दिशा में होती है, सर वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कौन है सर, विस्थापन। हमने कहा सर विस्थापन कौन है, सदिश राशि है सर। आपने ये भी कहा सर वेग भी क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन भी कौन है, सदिश। वेग भी कौन है, सदिश। आप और लिखे, बल भी क्या है सर, सदिश है। तो ये सब के सब ऐसे सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है, जिनकी डायरेक्शन मोशन की दिशा में होती है। जिनकी डायरेक्शन क्या होती है सर, विस्थापन भी किधर होगा सर, विस्थापन किधर होगा सर, गति की दिशा में। वेलोसिटी भी कहां होगा सर, वेलोसिटी गति की दिशा में होता है। फोर्स अप्लाइड का रिजल्टेंट फोर्स कौन सी दिशा में होता है सर, जिस और वस्तु मूव करती है। तो ये सब के सब जो वेक्टर्स है, विस्थापन है, वेग है, बल है, तो ये सब की सब कौन सी दिशा में आ रहे हैं सर, वस्तु या व्यक्ति की गति करने की दिशा में इनकी दिशा प्राप्त होती है, डायरेक्शन प्राप्त होती है। इसलिए ये सब के सब कौन है, ध्रुवीय सदिश है। तो बहुत सिंपल है, एक हमने बता दिया, ऐसे सदिश जिनकी दिशा वस्तु या व्यक्ति के गति करने की दिशा में होती है, सर क्या कहलाते हैं सर, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। ओके नाउ इसके बाद में सेकंड कौन है, सेकंड आइए आप सर, सेकंड है आपका अक्षीय सदिश। सर कौन से वेक्टर अक्षीय सदिश कहलाते हैं, कौन से वेक्टर्स को हम अक्षीय सदिश कहेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्शन गति की दिशा में ली जाती है
और ये बिंदु कहलाता है ध्रुव बिंदु या प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, तो ध्रुव बिंदु से जिस दिशा में वस्तु की गति हो रही है तो उसी दिशा में सदिश की डायरेक्शन होगी, तो ये को होगा ध्रुवीय सदिश। अक्षीय सदिश में क्या होता है कि सर जब हम रोटेशन करते हैं, जब हम बात किसकी करेंगे कि जब कोई वस्तु रोटेट होती है, घूर्णित अवस्था में होती है, तो वहां सर हमें अक्षीय सदिश प्राप्त होंगे। जैसे कोई वस्तु है सर, ठीक है, आप ऐसे वर्ताकार पथ पे क्या कर रही है सर, मूव कर रही है, ऐसे ये गोल 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 घूम रहा है, तो सर ये इसका घूर्णन अक्ष है। ये इसका क्या है सर, रोटेशन अक्ष है, घूर्णन अक्ष है, जिसके सराउंडिंग ये क्या कर रही है सर, वर्ताकार पथ पे वस्तु क्या कर रही है, गतिशील अवस्था में है। तो सर यहां पर भी बहुत सारी ऐसी सदिश राशि हमें प्राप्त होगी जिनकी दिशा किधर होगी सर, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। यहां सर ये आपका घूर्णन अक्ष है, सेंटर पॉइंट है आपका O, सर इसके सराउंडिंग ये वर्ताकार पथ पे घूर्णन मोशन हो रहा है। तो सर यहां पर भी बहुत सारी ऐसी सदिश राशियां हमें प्राप्त होती है जो जिनकी दिशा किधर होती है सर, इस घूर्णन अक्ष के अनुदिश। जैसे मान लो सर ये आपका मार्कर है ऐसे, ठीक है, तो आप हाथ में एक धागे से पत्थर बांधिए और उसको यूं रोटेट करें, तो देखो जो पत्थर है सर वो क्या करेगा सर, वर्ताकार पथ पे मोशन करेगा, और ये आपका हैंड सर किसका काम करता है सर, घूर्णन अक्ष का। ऐसे घुमा रहे हो तो इस हाथ के एक्स पे वो घूम रहा है, तो ये अक्ष हाथ हैंड आपका क्या है सर, घूर्णन अक्ष हो गया। तो सर यहाँ पर जो कुछ सदिश राशियां हैं जो किस दिशा में प्राप्त होती है सर, इस घूर्णन अक्ष की दिशा में प्राप्त होती है। इसको घूर्णन अक्ष भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, अक्ष भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अक्ष। तो यहाँ जो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी सदिश राशियां जो किस दिशा में प्राप्त होती है, जिनकी दिशा किस ओर प्राप्त होती है सर, घूर्णन अक्ष की दिशा में या इस अक्ष की दिशा में, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। जब हम आगे रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी वहां डिफाइन करेंगे, समझाएंगे कि जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे, बल आघूर्ण की बात करेंगे, कोणीय संवेग की बात करेंगे। ये सब के सब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जो सदिश राशियां हैं। बल आघूर्ण भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, कोणीय संवेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ जो इनकी दिशा होती है, अगर हम इनकी दिशा देखें कि सर बल आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो बल आघूर्ण की दिशा होती है घूर्णन अक्ष की दिशा में। जैसे कोणीय संवेग J, सर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन है सर, बल आघूर्ण। सर बल आघूर्ण ले लीजिए। दूसरा सर कोणीय संवेग लीजिए आप। क्या लेना है सर, कोणीय संवेग की आप बात करें तो बल आघूर्ण है आपका, कोणीय संवेग है सर, ये ऐसे फैक्टर हैं जो जिनकी दिशा किधर होती है सर, घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। तो ये सब के सब कौन है सर, अक्षीय सदिश है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में हो या ठीक है अक्षीय दिशा में हो, क्या कहलाती है सर, अक्षीय सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षीय सदिश कहलाता है। तो आपने देखा कि सर हमने जो वेक्टर्स है उनकी डायरेक्शन किस ओर है, गति की दिशा में है या घूर्णन अक्ष की दिशा में है, उसके आधार पर हमने उनको और डिफाइन किया। कुछ ध्रुवीय सदिश होंगे, कुछ आपके अक्षीय सदिश होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अगर दिशा की बात करें, अगर दिशा वस्तु के गति के पथ में है तो वो ध्रुवीय सदिश होंगे। जैसे विस्थापन है, वेग है, बल है, ये सदैव वस्तु के गति की दिशा में होते हैं। इनकी दिशा किधर होती है, वस्तु जिस ओर गति करेगी उसी दिशा में विस्थापन की दिशा होगी, वेग भी उसी दिशा में होगा, बल भी सर उसी दिशा में लगेगा। तो ये सब के सब कौन से सदिश राशियां हैं सर, वो सदिश राशियां हैं जिनकी दिशा वस्तु के गति करने की दिशा में होती है। और ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। पर अगर रोटेशन मोशन करें, कोई वस्तु घूर्णन अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तो सर यहाँ पे भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होगी, सदिश राशियां होगी जिसकी दिशा इस घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। ये सारे के सारे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है सर, अक्षीय सदिश कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कोणीय संवेग है, बल आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है, तो ये सबके सब कौन है सर, ये सबके सब अक्षीय सदिश कहलाते हैं। इसके बाद में सर एक फैक्टर और बता रहा हूं सर, ये टेंसर आप किसे कहते हैं, प्रदिश किसे कहते हैं, प्रदिश किसे कहते हैं, तो आप इसको समझिए थोड़ा सा। सर हमने ये कहा सर कोई भी सदिश राशि है, सर आपने बताया हमें कि सर सदिश राशि में परिमाण होता है प्लस दिशा होती है। तो अभी तक हमने ये समझा कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो सर, वो सदिश राशियां कहलाती है। पर देखो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है सदिश राशियों की, ठीक है, अपने मोटे तौर पे बता दिया। पर अगर सदिश राशियों की कंप्लीट डेफिनेशन बोले तो परिमाण और दिशा होने मात्र से प्रत्येक राशि सदिश राशि हो जाए ये आवश्यक नहीं है।
उसमें कंडीशन आती है कि परिमाण भी हो, दिशा भी हो, साथ में वो सदिश नियमों की पालना करे। सदिश नियमों की क्या करे? पालना करे। एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित हो, साथ में वो सदिश के नियमों की पालना करे। सदिश के नियमों से क्या मीन है सर, क्या समझते हैं? सदिशों के नियम का हम अभी आगे चल के बताएंगे। सदिशों को जोड़ना हम सीखेंगे, सदिशों को व्याकलन हम करना सीखेंगे, सदिशों को गुणनफल हम करेंगे। तो जैसे सदिश के गुणनफल में जो नियम लागू हो, उस नियमों की पालना कौन करे? वो सदिश करनी चाहिए। अगर कोई भौतिक राशि सदिश के नियमों की पालना करे, जैसे सदिश को जोड़ा जाता है वैसे उस राशि को जोड़ा जा सकता हो। सदिशों का जैसे गुणनफल होता है वैसा ही गुणनफल उस भौतिक राशि का भी किया जा सकता हो। तो एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, साथ ही वो सदिश के नियमों की पालना भी करे। जैसे सदिशों को जोड़ते हैं वैसे उसको जोड़ा जा सकता हो, जैसे सदिशों को गुणनफल किया जा सकता है, अगर वैसे उस भौतिक राशि को भी गुणा किया जा सकता है, तो वो क्या होगी? सदिश होगी। तो सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा होना ही पर्याप्त नहीं होता है, परिमाण और दिशा होने के साथ साथ वो सदिश के नियमों की पालना भी करे, तो वो क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। पर ये देखो, ये मोटे तौर पर होता है। सदिश के नियमों को आप ज्यादा ध्यान में रखो, इतना ही ध्यान रखें जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सदिश राशियां हैं। कुछ ऐसी राशियां हैं जो जिसमें परिमाण दिशा होती है पर वो सदिश के नियमों की पालना नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल देखो, बोलता हूं आपको, जैसे धारा, करंट की बात करो तो करंट में देखो परिमाण भी होता है। हाँ सर, कितना करंट आ रहा है सर? बोलेंगे सर 10 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, 15 एम्पियर आ रहा है। तो सर करंट में परिमाण तो होता ही है। सर करंट में दिशा भी होती है। देखो करंट में क्या है सर? डायरेक्शन भी है। कैसे सर? आप बोल रहे हो करंट किधर फ्लो करेगा? सर बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। तो करंट में सर डायरेक्शन भी है, तो करंट में परिमाण भी है और दिशा भी है। तो इसके अकॉर्डिंग तो सदिश राशि होनी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें करंट की, तो सर ये सदिश राशि नहीं होती, ये एक अदिश राशि होती है। ये क्या है सर? अदिश राशि। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है सर? सदिश परिमाण और दिशा होना ही पर्याप्त नहीं होता है। ये किसी सदिश राशि में परिमाण है और दिशा है तो वो सदिश हो, ये आवश्यक नहीं है। वो सदिश हो भी सकती है और नहीं। वो किस पे देखना पड़ेगा सर? परिमाण और दिशा के साथ साथ ये भी देखो कि क्या वो सदिश के नियमों की पालना करती है क्या वो सदिश नियमों की पालना करती है क्या, तो वो सदिश होगी। पर परिमाण दिशा दोनों है लेकिन वो सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है, तो फिर वो क्या होगी? अदिश होगी। तो धारा उसी का ही एग्जाम्पल है। धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन ये सदिश के नियमों की पालना नहीं करती। जैसे हम दो सदिशों को जोड़ते हैं वैसे धारा को जोड़ना संभव नहीं होता। जैसे दो सदिशों का व्याकलन करते हैं, मतलब सदिश के नियमों की पालना, सदिश के नियमों के अकॉर्डिंग धारा पर सदिश के नियमों को धारा पर लागू किया जाना संभव नहीं होता। इसलिए धारा किस क्वांटिटी में चलेगी? स्केलर में चलेगी। ठीक है, तो ये सबसे मोटी बात बताई कि सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों होने चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या करे सर वो सदिश के नियमों की पालना करे, तो ही वो वेक्टर होगा। परिमाण दिशा दोनों उपस्थित है लेकिन वो अगर सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है तो सर वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल धारा में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी वो सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो सदिश के नियमों की पालना नहीं करता है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब आप किस पे आ रहे हो सर? प्रदिश। सर प्रदिश कौन है? तो हमने कहा सर सदिश राशियां जो होती है सर, राशियों को दो प्रकार से, एक तो हमने कहा अदिश। अदिश तो वैसे पता है जिसमें परिमाण होता है। अदिश कौन है सर? जिसमें परिमाण है, दिशा तो है ही नहीं। सदिश कौन है सर? जिसमें परिमाण दिशा दोनों हो और साथ में सदिश के नियमों की पालना करे, सर वो है सदिश। ठीक है, तो कुछ अदिश में हो गया, कुछ राशि अदिश राशि में चलेगी सर। कौन? द्रव्यमान है, समय है, कार्य है, ऊर्जा है, सब कौन? अदिश है सर। फिर कुछ किसमें आए? वेक्टर में आए। वेक्टर कौन है सर? विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ठीक है, बोलते जाइए। ये सब के सब कौन है सर? आपके सदिश है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनमें कुछ तो वेक्टर स्केलर है और कुछ क्या है? वेक्टर है। लेकिन अब कैसे सर? बता दिया दिशा के आधार पे। दिशा है नहीं है तो अदिश, और दिशा है तो सदिश। पर दिशा होने के साथ भी कुछ ऐसी एग्जाम्पल है, कुछ अपवाद है जो अदिश राशियां बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें दिशा है, परिमाण है, लेकिन वो सदिश के नियमों की पालना नहीं करती है, इसलिए वो किस में आ गए? अदिश में आ गए। फॉर एग्जाम्पल कौन है? करंट। तो सर प्रदिश कौन है? तो देखो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको ना तो हम अदिश कह पा रहे हैं और जिनको ना ही हम सदिश कह पा रहे हैं। मतलब उनमें दिशा है भी और नहीं भी। हम कह सकते हैं
कि ऐसी भौतिक राशियां जो ना तो अदिश कैटेगरी में गई और ना ही सदिश कैटेगरी में आई। सदिश होने के लिए तो परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, नियमों की पालना भी चाहिए। अदिश के लिए दिशा नहीं होनी चाहिए, केवल परिमाण चाहिए। पर कुछ ऐसे राशियां हैं जिनमें दिशा है भी और नहीं भी, दिशा पूरी तरह छोड़ भी नहीं पा रहे और दिशा को पूरी तरह ले भी नहीं पा रहे, तो ना तो वो सदिश है और ना ही वो अदिश है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो ना तो सदिश कैटेगरी में आई और ना अदिश कैटेगरी में गई, तब उनको हमने एक तीसरा नाम दिया, क्या बोला उसको, प्रदिश बोला। क्या बोला, टेंसर बोला। तो ऐसी भौतिक राशियां जो ना तो सदिश है ना अदिश कैटेगरी में गई, सर उनको हमने एक नया नाम दिया, उसको बोलते हैं प्रदिश या इसको टेंसर बोलते हैं। और ध्यान रखना कि सर इसमें क्या होता है कि सर इसमें कि हम कह सकते हैं कि सर कोई दिशा नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती है, इन प्रदेश के पास कोई दिशा ही नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि सर अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो इनका परिमाण वेरिएबल मिलता है। जैसे इस दिशा में गए परिमाण 5 मिल गया, इस दिशा में आए परिमाण 7 मिल गया, इस दिशा में आए परिमाण 4 मिल गया। तो प्रदेश राशि में क्या देखने को मिलता है, दिशा नहीं होती, लेकिन अलग अलग दिशाओं में परिमाण क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। इसलिए ना तो ये सदिश में गए ना ये अदिश में आए, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रदिश। तो ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो ना तो सदिश बन पाए ना अदिश। अदिश होने के लिए केवल परिमाण की दिशा नहीं होनी चाहिए, सदिश के लिए परिमाण दिशा दोनों चाहिए, साथ में सदिश के नियमों की पालना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम करके आए, ठीक है। और हमने कहा कि सर कुछ ऐसी राशियां हैं जो ना तो पूरी तरह सदिश बन पाई ना उसको अदिश राशि में डाला जा सका, तो उनके लिए तीसरी कैटेगरी बनाई गई, थर्ड कैटेगरी बनाई गई, जिसको हमने प्रदिश कहा। तो ऐसी भौतिक राशियां जो ना तो सदिश है ना अदिश है, उनको हमने प्रदिश कहा। प्रदिश राशियों में कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन अलग अलग दिशा में इनका परिमाण क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। तो ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती है, प्रदिश कहलाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या सर एक टाइप हमने बता दिया, नंबर 1 समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश, शून्य सदिश और एकांक सदिश, ये तो सदिश के प्रकार थे। इसके बाद में सर ये क्या है, तो बता दिया अभी कि सर जो सदिश में दिशा है उस किस ओर है, दिशा किस ओर है, गति की दिशा में है या अक्ष की दिशा में, उसके आधार पे हमने उसको बांटा। ध्रुवीय सदिश, कुछ सदिश ध्रुवीय होंगे, कुछ अक्षीय होंगे, ठीक है। तो ध्रुवीय तो कौन है, जहां सदिश की जो दिशा है, ऐसे सदिश जिनकी दिशा वस्तु की गति करने की दिशा में होती है, वो क्या कहलाता है, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे वेग बल विस्थापन, ये सदैव इनकी दिशा किधर होती है, सर वस्तु जिधर गति करेगी उसी दिशा में विस्थापन आता है, जिधर वस्तु गति करे उसी दिशा में वेग भी आता है, जिधर वस्तु गति करे उसी दिशा में बल भी आता है। तो ये सब ऐसे सदिश राशियां हैं जो कि वस्तु की गति की दिशा में होता है या वस्तु के विस्थापन की दिशा में होता है, इसलिए सब के सब कौन है, ध्रुवीय सदिश है। लेकिन कुछ सदिश ऐसे हैं जिनकी दिशा किधर होती है, सर अक्ष के अनुसार घूर्णन अक्ष के अनुसार होती है, तो ऐसे कहलाते हैं क्या, अक्षीय सदिश। फॉर एग्जांपल बलागुण, कोणीय संवेग। और फिर लास्ट में बताया दिया आपको कि सर ध्रुवीय और अक्षीय, तो बताइए इसके बाद में क्या बताया, सर कुछ सदिश राशियां हैं, कुछ अदिश राशियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जो ना तो सदिश कैटेगरी में आई ना अदिश कैटेगरी में आई, सर उनको हमने कहा प्रदिश राशि। और प्रदिश राशि में कोई दिशा नहीं होती, पर अलग अलग दिशाओं में उनका परिमाण क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है, इसलिए उनको क्या कहा गया, सर प्रदिश या टेंसर क्वांटिटीज कहा गया, ठीक है। तो राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, फिर स्केलर क्वांटिटीज, और थर्ड जो कैटेगरी है वो कौन है, टेंसर क्वांटिटीज, क्या है, प्रदिश राशियां। ओके, अब हमने कर लिया सदिश क्या है, ठीक है। फिर सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि का निरूपण किया। उसके बाद में सदिश राशियों के प्रकार कर लिए। अब हम कर रहे सदिशों का योग करना सीखेंगे, सदिशों का व्याकरण करना सीखेंगे, सदिशों का गुणनफल करेंगे, सदिश गुणनफल करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये सब वेक्टर्स को लेकर बात करेंगे। किसको लेकर कर रहे हैं हम, सदिशों को लेकर बात करेंगे। तो हम सीख रहे हैं सदिशों का योगफल। पहले क्या निकालेंगे, सदिशों का योग कैसे करते हैं, सेकंड फिर सदिशों का व्याकरण कैसे करेंगे, थर्ड फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट गुणनफल पे आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है सदिशों का योगफल। करिए बेटा।
देखिए अब हम सीख रहे हैं सदिशों का योग करना। सदिशों का योग, देखो सर सदिशों का योग कैसे करेंगे या सदिशों का व्याकरण कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कोई वेक्टर हमें मिला, तो सदिश वेक्टर ये मिला आपको, तो ये कौन है आपका ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये है आपका वेक्टर ए। फिर सर अब हमारे पास वेक्टर बी आया, सर कौन है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ये है सर, ठीक है। कौन है सदिश ए लिया, सदिश बी लिया। अब सर मुझे इनको योगफल करना है, मुझे इनको ऐड करना है, तो सर हम निकालेंगे a प्लस बी। हम क्या निकालेंगे सर, a प्लस बी निकालेंगे, सदिशों का योग निकालेंगे, सदिशों का योग निकालेंगे। तो सर कितना आएगा सर, a की वैल्यू रखो, कितना है सर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। प्लस करिए सर, इस सदिश b की वैल्यू पुट करें, तो सर क्या आएगा सर, ये आएगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, हो गया। तो सर ये है आपका सदिश a और सर ये है आपका सदिश b, ठीक है, सदिश a और सदिश b। अब क्या करेंगे सर, कैसे ऐड करते हैं इनको, तो बहुत सिंपल है। सदिशों का ऐड कैसे करेंगे सर, सिंपल है, जैसे हम 9th या 10th लेवल पे करते हैं, बीज का योग करते हैं, बीज वेरिएबल्स का योग करते हैं। जैसे x में x जुड़ता है, y में y जुड़ेगा, z वाला z में जुड़ता है। तो सर ऐसे ही इसमें ध्यान रखना है कि i वाले को i में जोड़ेंगे, j वाले को j में ऐड करना है और k वाले को k में ऐड करना है। मतलब i में i जुड़ता है, j में j जुड़ेगा और k में k जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे i कैप कौन है ax और यहाँ कौन है bx, तो कैसे ऐड करेंगे सर, ऐसे ऐड करेंगे ax प्लस bx और साथ में क्या आएगा i कैप, ओके। प्लस अब सर j में j जोड़ ऐड करेंगे, तो कितना आएगा सर, यहाँ कौन है ay प्लस कौन है by और बाहर कौन आएगा j कैप। तो कुछ नहीं कर रहे सर, i में i ऐड होता है, j में j ऐड होता है और k में क्या होता है k ऐड होता है, प्लस अब क्या होगा सर, यहाँ az है यहाँ bz, तो az प्लस bz और कौन आएगा सर k, कौन आएगा k कैप, ठीक है। तो हमने बहुत सिंपल किया, i में i ऐड करना है, j में j और k में k ऐड करना है। फॉर एग्जांपल सर, एग्जांपल मान लीजिए आ गया आपके पास में कि सर हमें दिया वेक्टर a, कितना दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, ऐसे वेक्टर b दे दिया सर कितना 3i कैप, ओके, और माइनस प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, और कहता है ऐड दिस वेक्टर, ऐड दिस वेक्टर्स। तो कैसे करेंगे सर, सिंपल, ये लो सर a प्लस b, कैसे आएगा सर, पहले a को लिखो, कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर प्लस कौन आएगा सर 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, ओके। ऐड करो तो कैसे करेंगे सर, बता दो दिया आपने, i में i, j में j और k में k। तो पहले क्या आएगा सर 2 प्लस 3i कैप, फिर क्या आएगा सर 3 प्लस 3j कैप प्लस क्या आएगा सर 4 प्लस 5k कैप, हो गया। कुछ नहीं है सर, i में i 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 और 4 प्लस, हो गया। तो सर ये कितना आया सर, ये आया 5i कैप प्लस 6j कैप और प्लस कितना आया सर 9k कैप। ये हमने वेक्टर c निकाली, वेक्टर c दोनों का ऐड निकाले। तो ये इस तरह से ऐड करते हैं, वो सिंपल ऐड करना कि i में i जोड़ो, j में j जोड़ता है और k में k जोड़ता है, तो ऐड करना सीखा। सर ऐसे व्याकलन करना आ जाए तो हम तो व्याकलन सिंपल ऑर्डर बता रहे हैं, ऑर्डिनरी बता रहे हैं। अभी तो आगे चल के हम इनका रिजल्टेंट परिणामी सदिश निकालना सीखेंगे, उसमें त्रिभुज नियम भी आएगा, ठीक है, चतुर्भुज नियम भी आएगा, बहुभुज नियम भी आएगा, ठीक है। ये तो हम ऑर्डिनरी जैसे काम करते हैं कि कोई भी दो वेक्टर मिल गए हमें, उनको कैसे ऐड करेंगे। तो सर सिंपल है, i में i ऐड करो, j में j ऐड करो, k में k ऐड करो। सर कोई दो वेक्टर मिल गए, सर उनका वैक्यूम कैसे करोगे। तो सर वैक्यूम सिंपल है, ये रहा a और b, तो सर अब a माइनस b निकालो, a माइनस b, सर ये a है ये b है, तो a माइनस b। सर कैसे करते हैं, सिंपल वही है सर, i में i घटाना है, j से j कट करना है और k से k कट करना है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो अब यहाँ पे कितना आएगा सर, i से i कट करो, j से j कट करो, k से k कट करो, तो क्या आएगा
तो ये आएगा ax माइनस bx, ये आएगा ay माइनस by और ये आएगा az माइनस bz। और सर अगर यही क्वेश्चन मुझे कट में करना हो तो सर यहाँ पे कितना आएगा माइनस और यहाँ पे कितना आएगा माइनस। अब क्या करेंगे, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 3 और 4 माइनस 5। आप बताइए क्या आंसर आएगा, कर लीजिए सर। डिफरेंस 2 माइनस 3 तो कितना आएगा सर, माइनस का 1 आई गया सर। यहाँ 3 से 3 0 तो ये आएगा सर 0 j गया। ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 1 और क्या आएगा k गया। ओके, तो आप डिफरेंस करना, i से i घटाओ, j से j घटाओ, k से k घटाओ। ये ऑर्डिनरी मैंने किया कि कोई भी दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है तो उनको आपको ऐड करना आना चाहिए, उनको सेपरेट करना आना चाहिए। सर कैसे ऐड करते हैं सर, i में i कंपोनेंट, j वाले में j वाला ऐड होगा, k वाले में k वाला ऐड होगा। वैकलन कर रहे हो तो i से i वैकलन सेपरेट है ना, सेपरेट करना है, j से j सेपरेशन करना है और k से k वाले करना है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब हम नियम पे आते हैं, लॉ पे आते हैं कि कोई भी दो सदिश अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका परिणामी सदिश कैसे निकालेंगे, उनका परिणामी सदिश कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी दो सदिश है वो आपस में एडजॉइंट होते हैं, मिलते हैं, तो उन दोनों सदिशों के मिलने से हमें एक नया सदिश प्राप्त होगा। दो सदिश जब आपस में ऐड होंगे, जैसे हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, तो एक नया वेक्टर सी मिला। ऐसे ही सर ये सदिश ए और बी है सर, मैंने इसको क्या किया, कट किया, तो कट करने पे एक नया वेक्टर मिल रहा ना, कौन, सी। तो ये जो सी है आपका, वो सी क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है सर, परिणामी सदिश कहलाता है। तो इस परिणामी सदिश का मान हमें निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, परिमाण भी निकालेंगे। तो सर जब हम दो सदिश को ऐड करते हैं तो सर परिणामी सदिश जो मिलेगा सर, उसका परिमाण क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, वो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए हम आपको कुछ नियम सिखा रहे हैं। पहला नियम तो आपको त्रिभुज नियम होगा, फिर दूसरा चतुर्भुज नियम होगा और तीसरा क्या होगा सर, एन बहुभुज नियम होगा। इन तीनों नियमों की सहायता से, ये जो थ्री नियम हम बता रहे हैं, थ्री लॉज बता रहे हैं सर, इन तीनों नियमों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं सर, परिणामी सदिश की गणना कर सकते हैं। दो या दो से अधिक वेक्टर, दो या दो से अधिक सदिश जब आपस में संयोजन करेंगे, दो या दो से अधिक सदिश जब आपस में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, तो जो परिणामी सदिश है, जो परिणामी वेक्टर है सर, वो कैसा होना चाहिए, कैसा होगा सर, वो कैसे निकाल सकते हैं। परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, जैसे ए और बी दोनों ने क्या किया, संयोजन किया, तो नया वेक्टर को मिला सी, तो सर सी का परिमाण फाइंड आउट करो, सर सी की डायरेक्शन फाइंड आउट करो। ये कैसे निकालें, तो इसी के लिए हम आपको अब नियम बता रहे हैं कि सर हमारे पास थ्री लॉ है। पहला तो क्या है, त्रिभुज नियम, दूसरा क्या है, चतुर्भुज नियम, और चौथा क्या है सर, एन बहुभुज नियम। अब इन नियमों की हेल्प से, हम नियमों की सहायता से क्या कर सकते हैं सर, हम परिणामी सदिश का परिमाण भी निकाल सकते हैं और परिणामी सदिश की दिशा भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, सदिशों का संयोजन। और संयोजन में हमें कौन सा नियम लेना है सर, तीन नियम हमारे पास में सर। एक तो कौन है सर, त्रिभुज नियम। दूसरा क्या है सर, दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम। और तीसरा क्या है सर, तो तीसरा है एन बहुभुज नियम। क्या है सर, एन बहुभुज नियम है सर। तो हम 1 by 1 कर रहे हैं। ना, पहला हम करने जा रहे हैं सदिशों का संयोजन। सदिश संयोजन में जो पहला नियम है, तीन नियम है। एक तो त्रिभुज नियम स्टडी करेंगे, दूसरा समांतर चतुर्भुज नियम स्टडी करेंगे और तीसरा क्या करेंगे, एन बहुभुज नियम स्टडी करेंगे। ये तीनों नियम लेकर हम सदिशों के संयोजन से जो हमें परिणामी सदिश मिलेगा सर, उसका परिमाण भी हम निकाल सकते हैं और उसकी दिशा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं त्रिभुज नियम। सर क्या है त्रिभुज नियम, किसकी बात कर रहे हैं सर, त्रिभुज नियम क्या है। तो बहुत सिंपल सा है। उसने कहा कि सर एक त्रिभुज बना रहे हैं सर हम, मान लो सर ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं सर, लेट अस सपोज ये ए, ये कौन है बी और ये कौन है आपका सी।
तो नियम क्या है सर? नियम ये है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में, देखिए पहले कहां गए? ए से बी, ठीक है सर, फिर बी से सी, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, दिशा विपरीत नहीं कर रहे। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें, कौन सा? माना ये ए बी भुजा है ना, वो सदिश पी को व्यक्त कर रही, ये जो बीसी भुजा है सपोज करो सर वो क्यू को व्यक्त कर रही, तो ये वेक्टर कौन है? पी, और ये वेक्टर कौन है? क्यू। तो त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी है और ये कौन है? बीसी है, एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, ये सर जानते हो कौन? सर त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है सर वो इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। कौन? आर। आर को रिजल्टेंट वेक्टर, आर कौन है? रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी सदिश है, ठीक है। तो यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है सर वो इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। तो कैसे? ये जा रहे हैं ऐसे, तो इनकी दिशा उल्टी होगी, जैसे ए से बी, बी से सी और सी से ए आना चाहिए था, लेकिन वो जाएगी ए से सी। तो ये तीसरी भुजा इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है, लेकिन विपरीत दिशा में। और इनका जो परिणामी है वो कैसे लिखेंगे सर? लिखेंगे आर इक्वलेंट। सर नियम क्या है? सर नियम है आपका आर इक्वलेंट पी प्लस क्यू। ये लीजिए, ये है आपका त्रिभुज नियम कि आर, ये जो आर सदिश है सर कैसे लिखेंगे? सर आर इक्वलेंट आएगा पी प्लस क्यू। आर इक्वलेंट क्या आएगा? पी प्लस क्यू आएगा। तो यही आपका त्रिभुज नियम, बहुत सिंपल है। क्या? त्रिभुज नियम के अनुसार देखो, त्रिभुज में कितनी थ्री साइड होती है, ए बी, बी सी और सी, ए सी, ठीक है, थ्री साइड होती है। उसने कहा त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं सर, अगर वो दो सदिशों को व्यक्त करें एक ही दिशा में, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में, हमें जाना था ए से बी से सी गए और सी से ए आना था, पर हमारी दिशा क्या है? ए से सी है, तो रिजल्टेंट जो परिणामी सदिश है सर वो विपरीत दिशा में होता है। तो यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यही आपका त्रिभुज नियम है। कई बार आता है एक नंबर में कि त्रिभुज नियम को डिफाइन करो, उसकी डेफिनेशन लिखो, तो बहुत सिंपल है। त्रिभुज नियम के अनुसार यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यही आपका त्रिभुज नियम है। ओके, तो सर परिणाम सदिश तो निकाल लिया, परिणाम सदिश तो निकाल लिया, r1 p प्लस क्यू से निकाल लो। आपको p आपको गिवन होगा, q आपको गिवन है, तो फिर हम सर ऐड कर लेंगे। सर कैसे? i में i जोड़ो, j में j जोड़ो, k में k जोड़ो। पर आपको कई बार p और q का मैग्नीट्यूड आपको देगा, क्या करेगा सर? p और q क्या दे रखा? इसका मैग्नीट्यूड दे रखा। तो सर फिर इस r का परिमाण कैसे निकालेंगे? सर ये जो रिजल्टेंट परिणामी सदिश है उसकी दिशा कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं सर? इस परिणामी सदिश का परिमाण निकाल। नियम तो समझ में आ गया। नियम क्या है सर? यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज नियम के अनुसार यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है सर वो विपरीत दिशा में, त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में इन दोनों के परिणाम सदिश को व्यक्त करती है। सर ये कौन है? त्रिभुज नियम होगा। कौन है सर? आपका त्रिभुज नियम है। ओके, नाउ अब सर क्या निकालना? सर ये जो परिणाम सदिश r है उसका परिमाण निकालिए। दूसरा सर इस परिणाम सदिश r की दिशा भी निकालो। क्या निकालो? दिशा भी निकालिए। तो सर अब हम काम करना चाह रहे हैं, सर परिमाण निकालेंगे, साथ में क्या निकालेंगे? दिशा निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, किस तरह से करेंगे? तो आप देखो वो सिंपल सा कर सकते हैं सर। पहले हम निकाल रहे हैं परिमाण की गणना। पहले क्या कर रहे हैं सर? परिमाण की गणना करेंगे, ठीक है। तो पहले निकाल नंबर 1, क्या? परिणामी, ठीक है। क्या निकालेंगे? परिणामी सदिश के परिमाण की गणना। पहले हम परिमाण निकाल रहे हैं, कौन है? आर। परिणाम सदिश कौन है सर? ये आर है, आर वेक्टर। तो ये तो परिणामी सदिश है, एरो हटा दो तो ये इसका परिमाण बच गया। बताया था मैंने आपको कि जब तक एरो लगा रखा है तो वेक्टर होता है, और एरो विड्रॉ कर दो परिमाण बचेगा। तो सर हमें परिमाण चाहिए, तो कैसे निकालें? तो देखो परिमाण निकालने के लिए क्या है, इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सर कैसे? वो कहना चाहता है
इस AB लाइन को आगे की तरफ बढ़ाइए। क्या कहा? परिणामी सदिश के परिमाण की गणना करने हेतु, परिणामी सदिश के परिमाण की गणना करने हेतु जो भुजा AB है सर उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और बिंदु C से इस पर एक लंब ट्रेस कर देते हैं। बिंदु C से हम क्या करते हैं सर, उस पर एक लंब ट्रेस कर देते हैं। कर दिया सर। माना ये N बिंदु पर कॉन्साइड करते हैं, माना ठीक है, AB को आगे बढ़ाया और C से इस पे लंब डाल दिया, तो माना ये दोनों N बिंदु पर कट करती है। तो आप देखो अब हमारे पास जो ANC है, जो हमारे पास ANC है सर, ये हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ सर, ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री है सर। तो सर ट्राइंगल जो त्रिभुज ANC है सर वो कौन है, समकोण त्रिभुज है। क्या है सर, समकोण त्रिभुज है। हमें निकालना है क्या है, R। तो इस समकोण त्रिभुज पर हम काम करेंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है सर, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं सर। क्या सर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम बोलेंगे सर परिणामी सदिश के परिमाण की गणना करने हेतु भुजा AB को आगे की ओर बढ़ाते हैं और बिंदु C से इस पे हम लंब डालते हैं, जिससे हमें एक समकोण त्रिभुज क्या है सर, ANC प्राप्त होता है। तो समकोण त्रिभुज ANC में क्या सर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है सर, ये रहा, हम जानते हैं सर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही होता है सर। कर्ण स्क्वायर कितना होता है सर, आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। तो सर कर्ण तो कितना है सर, यहाँ पे AC, ये रहा सर। तो क्या आएगा सर, AC का स्क्वायर बराबर सर आधार कितना सर, ये रहा, कौन है, AN से की बात कर रहे हैं, तो ये AC ये आधार और ये NC कौन है, लंब। ठीक है, तो AC स्क्वायर वो कितना आएगा सर, ये आएगा AN का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा सर, NC का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है सर, ये रहा कर्ण स्क्वायर वो कितना आएगा सर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि सर ये डायरेक्शन किसकी है सर, ये तो है AB, ये तो कौन है, AB वेक्टर P की दिशा। और सर ये किसकी डायरेक्शन है सर, ये है Q की डायरेक्शन। तो सर ये कौन है सर, ये है P और Q के बीच का कोण। ये है वेक्टर P, आगे ले लो, और ये है वेक्टर Q। तो सर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कौन है सर, सदिश P और Q के मध्य का एंगल है। तो थीटा भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सर अब क्या करना है सर, हमें तो R निकालना है। तो R के लिए हमने क्या किया सर, A को आगे बढ़ाया, C से इस पे लंब डाला, तो AN से हमें समकोण त्रिभुज मिला। और समकोण त्रिभुज क्या लगा सर, पाइथागोरस प्रमेय। सर क्या होता है सर, कर्ण स्क्वायर और क्या होता है सर, आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कौन है सर, AC है, तो AC स्क्वायर। लंब कौन है सर, AN है। और सर आधार, ये आधार कौन है, AN है, और लंब कौन है सर, NC है। ओके, तो सर ये हो गया कर्ण स्क्वायर कितना होता है, आधा स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो हम इसको देखिए आप सर, ये तो कौन है, AC स्क्वायर ही रहेगा बराबर। तो बताओ सर ये AN है आपका। देखो सर ये कौन है, AN है। तो AN को क्या लिख सकते हो सर, AN को हम लिख सकते हैं AB प्लस BN। ये आपका AN है, तो क्या लिखेंगे इसको, AB प्लस BN। तो क्या लिखेंगे इसको सर, इसको हम लिख देंगे AB प्लस क्या लिखेंगे, BN। हो गया का होल स्क्वायर प्लस सर ये आपका NC है, ये कौन है आपका NC का होल स्क्वायर। ये कौन है आपका NC स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, कौन है, x प्लस वाई का स्क्वायर सर। ये कौन है सर, x प्लस वाई का स्क्वायर है। तो आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, क्या सर खोल लीजिए। तो ये आएगा आपका AC का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा सर, x प्लस वाई, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2AB, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में कौन आएगा सर, वाई स्क्वायर में आएगा BN का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2, और इनटू में क्या आएगा सर AB, और इनटू में कौन आएगा सर BN। अभी तक हमने इसको खोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और लास्ट में कौन है, लास्ट में आपका ये है NC का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें सारी वैल्यू देखो कौन कौन है। आप देखो AC कौन है सर, AC तो देखो ये रहा, AC कौन है, ये रहा, कौन है सर, R है। AC कौन है, R। फिर सर ये AB कौन है, तो देखो AB कौन है, P है। AC कौन है, R। AB कौन है, P। तो सर AC कौन है, R, AB कौन है, P। सर BN कौन है, सर BN तो हमें पता नहीं। और सर फिर देखो AB कौन है, P है सर। फिर कौन है, BN है सर, BN पता नहीं। फिर कौन है, NC। तो देखो दो ऐसे वेक्टर्स है, एक तो BN है हमें नहीं पता, और सर एक NC हमें नहीं पता। एक तो हमें BN निकालना पड़ेगा, और सर एक हमें NC निकालना पड़ेगा। तो सर वो कैसे निकालें, तो देखो आप, ये कौन है सर आपका, सर ये है Q,
और सर ये है आपका bn और ये कौन आपका nc। ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो आप देखो मैं अलग से समझा रहा हूँ कि सर ये इस तरह का डायग्राम हमारे पास, देखो ये इस तरह है, ये है इस तरह से, ठीक है। ये है आपका क्यू और ये एंगल है थीटा, ठीक है, हमने बना दिया। सर ये आपका कौन है, सर ये bn है, ठीक है। तो अब देखो इस क्यू के फैक्टर लो आप, इस क्यू के हमें फैक्टर लेने हैं, इस क्यू के हमें कंपोनेंट लेने। सर एक तो आएगा क्यू कॉस ऑफ थीटा, एक आएगा सर क्यू साइन ऑफ थीटा। हम जानते हैं कंपोनेंट एक तो कॉस एक साइन आता है, एक तो क्या है कॉस कंपोनेंट और एक आएगा साइन, ठीक है। तो एक तो आएगा क्यू कॉस और एक आएगा क्यू साइन, एक तो इधर आएगा एक्स तो एक इधर आएगा, ठीक है। जो लंब दिशाओं के बीच में लाइज करता है सर उन दो लंब दिशाओं में एक तो क्यू कॉस आता है और एक क्यू साइन आता है। सर कहां पे कॉस कहां पे साइन आता है, तो ये भी ध्यान रखो कि जो एंगल हमें दिया है, जो एंगल हमें गिवन है सर वो एंगल जिसके साथ बना हुआ है उधर क्या आता है कोस आता है। देखो ये एंगल हमें गिवन है थीटा, गिवन है, तो सर ये एंगल जिसके साथ मेड है, जिसके साथ बना हुआ है उधर क्या आएगा कोस। तो यहाँ आएगा सर क्यू कॉस ऑफ थीटा, तो सर यहाँ क्या आएगा क्यू साइन ऑफ थीटा। तो आप देखो हमने कंपोनेंट लिया, तो आप देखो ये कौन था क्यू, तो सर इसे कंपोनेंट लो तो सर एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो ये तो क्या आएगा क्यू कॉस ऑफ थीटा। और सर एक कंपोनेंट देखो इधर आएगा, आप देखो गुर कर ये रहा, एक तो क्यू कॉस और ये क्या है क्यू साइन। तो यहाँ पे ये कौन है सर क्यू साइन, यहाँ पे क्या आएगा सर क्यू साइन थीटा आएगा। पर आप देखो अगर ये क्यू साइन थीटा है तो सर ये भी कौन होगा क्यू साइन थीटा होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 है तो ये भी 4, ये कौन है क्यू साइन, तो ये भी कौन होगा क्यू साइन। तो देखो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यू साइन ऑफ थीटा, क्यू साइन ऑफ थीटा आ गया। तो आप देखो bn कितना आ गया क्यू कॉस और nc कितना आ गया क्यू साइन। क्या किया सर कुछ नहीं किया, ये जो bc था ना सर आपका, ये जो q था इसको हमने कंपोनेंट में डिवाइड किया। सर कैसे, देखो ये रहा q, तो एक तरह आएगा क्यू कॉस और एक आएगा क्यू साइन। सर कहां पे कॉस कहां पे साइन, तो जो थीटा हमें दिया गया है वो जिसके साथ बनता है उधर क्या आता है कॉस, उसके अपोजिट क्या आएगा साइन। तो देखो ये थीटा दे रखा है तो इसका क्यू कॉस और इधर क्या है क्यू साइन। तो अब इसको हटा दीजिए और ये क्यू साइन, तो ये क्या क्यू साइन होगा, ये लो हटा दिया। तो कुछ नहीं किया, सब बताते हमें। AC कौन है R, AB कौन है P, ये तो है AC कौन है R, AB कौन है P। क्या नहीं पता था सर BN और NC। तो BN और NC देखो BN कितना है Q cos और NC कितना है Q sin। बस ये ध्यान रखना इस Q के कंपोनेंट ले लें, एक Q cos और एक Q sin। आ गया, अब सब वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। तो AC कौन है बताइए, अब बताइए AC लेंगे तो कितना आएगा सर, ये सर AC हमारे पास आ गया R स्क्वायर बराबर। AB कौन है सर, AB तो P स्क्वायर, P है P स्क्वायर प्लस BN कौन आया बताओ, BN है आपका सर ये है Q cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, BN ये Q cos प्लस 2 इंटू में AB कौन है सर, AB तो है कौन P है और BN कौन है सर Q cos ऑफ थीटा है प्लस NC कौन है सर, सर NC ये रहा Q sin थीटा। क्या है सर, तो ये है Q sin ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए कितना आएगा, तो ये आ गया R स्क्वायर और कितना आएगा सर P स्क्वायर प्लस क्या आएगा जी Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस कौन है 2PQ cos ऑफ थीटा प्लस क्या आएगा सर Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इसमें ये कौन है Q स्क्वायर और ये कौन है Q स्क्वायर। तो यहां से Q स्क्वायर वापस लिखो इसको, क्या आएगा R स्क्वायर कितना आएगा सर, ये आएगा P स्क्वायर प्लस यहाँ भी Q स्क्वायर है सर, यहाँ भी Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर कॉमन निकालो तो Q स्क्वायर कॉमन तो कितना आएगा सर, अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, और सर कौन बचा, ये आ गया, ये आ गया सर, ये बचा क्या बचा 2PQ cos ऑफ थीटा। पर हम जानते हैं ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है 1। तो कुल मिला के हमारे पास जो R स्क्वायर आ गया सर वो कितना आया सर, ये आ गया P स्क्वायर Q स्क्वायर और प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। तो R स्क्वायर कितना आया सर, ये आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। तो सर हमें R चाहिए तो R इक्वलेंट क्या आएगा रूट ऑफ दिस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। तो देखो ये हमने परिणामी सदिश का परिमाण निकाल भी लिया। तो यहां हमने त्रिभुज नियम यूज किया। त्रिभुज नियम क्या कहता है, सिंपल सा है त्रिभुज नियम तो कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिश P और Q को प्रदर्शित करें
यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। और कैसे लिखते हैं इसको, R इक्वलेंट P प्लस Q, यहां से निकाल भी लो। पर एक्चुअल में ये तो सदिश है, हमें तो परिमाण चाहिए इसका, तो परिमाण निकालना है, इसकी दिशा हमें निकालनी है। ठीक है, ये दिशा देखो ये दिशा में है ना, तो सर P से किस एंगल पर माना, अल्फा एंगल पे है। ये रिजल्टेंट इस P से क्या है सर, अल्फा कोण पर है, तो इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक तो परिमाण निकालो और एक नियम तो लिख दिया, ये त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है और R इक्वलेंट P प्लस Q होता है। ओके ना, लेकिन हमें परिमाण निकालना है इसका, हमें इसकी दिशा निकालनी है, तो उसके लिए हमने ये सारा काम किया। ठीक है, क्या किया सर, कुछ नहीं, ए बी को हमने आगे बढ़ाया और एनसी से इसमें दम डाला, माना एन बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ए एन सी कौन है सर, समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या लगाया सर, पाइथागोरस लगा दिया। और फिर किसका मान निकाला सर, ए सी पता है, आर सर, ए बी पता है, पी सर, ये कौन था क्यू, तो ये क्यू कॉस, ये क्या है क्यू साइन, तो सारी वैल्यू निकाली से पुट कर दी। और किसकी वैल्यू निकाली सर, परिणाम सदिश के परिमाण की। ठीक है, जहां आर कौन है, परिणामी सदिश, पी कौन है, प्रथम सदिश का परिमाण, क्यू कौन है सर, द्वितीय सदिश का परिमाण, और सर थीटा कौन है सर, थीटा है पी और क्यू के बीच का एंगल, ये है पी आपका और ये है क्यू, तो इन बीच के मध्य का कोण। अब सर क्या है सर, दूसरा हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सर, दूसरा हम निकाल रहे हैं परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण करें। ठीक है, परिणामी सदिश की दिशा निकालें। सर परिणामी सदिश की दिशा कैसे निकालेंगे, तो ये चाहिए हमें अल्फा। एक्चुअल में देखो ये कौन है, पी की दिशा, और सर ये कौन है सर, परिणामी सदिश, ये है आर की दिशा। तो सर इस पी से कितने कोण पर सर, अल्फा कोण पर, तो सर ये tan अल्फा, क्या निकालेंगे हम, tan अल्फा निकालेंगे। तो सर यहां से tan थीटा लिखेंगे दिशा के लिए, क्या लिखा, tan ऑफ अल्फा। सर tan ऑफ अल्फा निकालो, अगर अल्फा कोण मिल गया, जैसे अल्फा 30 है तो पता पड़ा कि पी से 30 डिग्री पर परिणामी सदिश होगा, है ना। अल्फा 60 डिग्री आ गया तो बोलेंगे सर जो पी वेक्टर था उससे 60 डिग्री पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो ये एंगल अल्फा फाइंड आउट करेंगे जिससे हम इसकी दिशा का पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, परिमाण। ठीक है, और अल्फा निकालना तो क्या निकलेगा, डायरेक्शन। तो tan अल्फा क्या होता है सर tan थीटा क्या होता है, ये लो L A L K लाल बटे कक्का, क्या होता है सर, लंब बटा आधा। tan थीटा क्या होता है सर, लंब बटा आधा। तो देखो ये कौन है एंगल, तो कोण के सामने क्या होती है, लंब। तो देखो सर NC तो कौन है, लंब है, जो बच गया वो कौन है, आधार है, और ये कौन है, कोण है। तो हमें चाहिए लंब बटा आधार, हमें क्या चाहिए, tan थीटा क्या होता है सर, लाल बटे कक्का से ये साइन, ये कौन सा लंब बटा आधार। तो कोण के सामने कौन है, लंब, तो NC तो कौन है, लंब, और आधार कौन है, AN, ये तो कौन है, आधार, और ये कौन है, लंब। तो क्या आएगा सर, ये आएगा NC अपॉन क्या आएगा सर, ये आएगा AN, NC अपॉन AN, लंब बटा आधार, बस इससे tan ऑफ अल्फा। अब ये अलग बात है कि सर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो आप यहां से tan ऑफ अल्फा कितना आएगा सर, NC तो वैल्यू पता है, q sin थीटा, वैल्यू कितना है सर, q sin थीटा ये रहा। और सर पर सर ये देखो an कौन है सर, an को वापस से डिवाइड करो, कौन है, AB प्लस BN, ये जो आपका an आधार है सर, क्या सर AB प्लस BN, यहां भी थोड़ा सा देखो, ये रहा AB प्लस BN, तो यहां भी तोड़ो सर, an क्या है सर, AB प्लस BN, तो ऐसे लिख देंगे सर NC अपॉन क्या आएगा, ये आएगा AB प्लस BN। ओके, अब आप इसकी वैल्यू पुट करें, देखो NC तो कौन है, Q sin, BN कौन है, Q cos, और AB कौन है, P। तो एक्चुअल में tan ऑफ अल्फा कितना आया सर, tan ऑफ अल्फा आ गया, NC कौन है सर, ये है Q sin ऑफ थीटा, और सर ये कौन है सर, AB कौन है, P, और BN कौन है, Q cos थीटा, तो ये आएगा सर P प्लस Q cos ऑफ थीटा। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो सर डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अल्फा निकालो, तो अल्फा इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, tan इनवर्स Q sin ऑफ थीटा अपॉन में क्या आएगा सर, P प्लस Q cos ऑफ थीटा। तो सर ये जो सेकंड नंबर है, नंबर फर्स्ट परिमाण, और नंबर सेकंड ये कौन है सर, दिशा। नंबर फर्स्ट परिमाण और नंबर सेकंड कौन है, दिशा। तो ये हमने आपको एक मैथमेटिकल डायरेक्शन बताया, पहले त्रिभुज नियम को डिफाइन किया कि त्रिभुज नियम क्या है, तो बहुत सिंपल है, त्रिभुज नियम के अनुसार यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणाम सदिश को व्यक्त करती है। तो ये आपका त्रिभुज नियम हो गया, R बराबर P प्लस Q। फिर सर हमें इसका परिमाण चाहिए था, उसकी दिशा चाहिए, तो परिमाण और दिशा
कैलकुलेट करने के लिए हमने डायग्राम को मॉडिफाई किया। सर ए बी को हमने आगे की ओर बढ़ाया और एंसिस्टलम ट्रेस किया, हमें क्या मिला, समकोण त्रिभुज मिला। इसमें क्या लगाया, पाइथागोरस लगाया और पाइथागोरस लगाकर क्या निकाल लिया, परिमाण आ गया। ठीक है, और tan थीटा लेकर क्या निकाली, दिशा। पर दोनों में हमें एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा सर, bn और nc का मान निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं सर, ये q है तो एक आएगा q cos और एक आएगा q sin, एक q cos और एक आएगा q sin, हो गया। तो इस तरह से हमने परिमाण भी निकाल सकते हैं और इसकी दिशा भी निकाल सकते हैं। और बेटर को थोड़ा अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे तो पता पड़ेगा कि एक्चुअल में दो वेक्टर p और q, कोई भी यहाँ वेक्टर के रूप में कोई दो वेग हो सकते हैं, कोई दो फोर्स हो सकते हैं, कि दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बताओ परिणामी फोर्स कितना होगा, या दो वेलोसिटी आपको दी जाएगी, वो बोलेगा परिणामी वेग निकालो, परिणामी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तो कोई यहाँ दो फोर्स हो सकते हैं, दो वेलोसिटी हो सकती है, दो मोमेंटम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर आपको सदिश दिए जाएंगे और त्रिभुज नियम के साथ से हम क्या कर सकते हैं, उनके रिजल्टेंट परिणामी सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं यहाँ से, और उसकी दिशा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने एक नियम समझाया आपको, त्रिभुज नियम क्या है, उसके आधार पर हम परिमाण कैसे निकालते हैं। और ये जो आर्टिकल है बेटा, ये एग्जाम में पूरा एज ए थ्योरेटिकल आर्टिकल, नोमिकल तो अलग पाएंगे, पर ये क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है कि त्रिभुज नियम को डिफाइन करो और त्रिभुज नियम की सहायता से परिणामी सदिश के परिमाण तथा परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण करो। तो इस तरह से पूरा आर्टिकल करना आना चाहिए। अब इस आर्टिकल पे इसके एप्लीकेशन इसके नोमिकल से हम करेंगे, तो उसमें नोमिकल्स भी आते हैं, तो या तो आर्टिकल आ जाएगा 2 से 3 नंबर में, आर्टिकल नहीं आएगा तो इसके क्या आएंगे, एप्लीकेशन नोमिकल्स आएंगे। तो नोमिकल्स करना सीखेंगे और उसके पहले भी 2 नियम और करेंगे। कौन सा, एक तो है समांतर चतुर्भुज नियम और एक है एन बहुभुज नियम, फिर इसके बाद में से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।